वो अभी अभी गैशरब्रुम से वापस आया है। उसने 6 दिनों में 2 शिखर फतेह किए हैं, गैशरब्रुम 1 और 2 दोनों, और मुझे कैंप 1 में उससे मिलने का सम्मान मिला। वो आदमी अपनी जान गंवा देगा। K2 पर हर पर्वतारोही ने उस रात 5 फरवरी 2021 को बेस कैंप में रेडियो सुना। एक 42 साल का आदमी 21,000 फीट की ऊंचाई पर काली पिरामिड नाम की एक खड़ी सीधी बर्फ की दीवार पर खड़ा है। वो बिना किसी सुरक्षा के है और कराकोरम की खाई में सीधी गिरावट की ओर नीचे देख रहा है। उसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, उसके टेंट फटे हुए हैं और वो पिछले 30 घंटे से थका हुआ है। उसका दिमाग वास्तव में बंद होना शुरू हो गया है। यह उसकी बॉटनी में पीएचडी का कोई अर्थ नहीं है। दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों पर बिताया उसका दशक यहां बेकार है। इस वक्त धातु के कार्बिनरों की एक कतार ही उसके और 6,000 फीट नीचे गिरने के बीच एकमात्र चीज है। उसे एक ऐसा दाव लगाना है जो वो हजारों बार कर चुका है, और अपनी जिंदगी में पहली बार वो क्रम को गलत करने वाला है। K2 पर हर कोई जानता है कि ये आदमी मरने वाला है। इसके बाद क्या हुआ, यही है। एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। अतानास स्काटोव आम पर्वतारोही नहीं थे। एक तो वह एक वैज्ञानिक थे, एक सक्रिय, प्रकाशित और सहकर्मी समीक्षित शोध वैज्ञानिक। उन्होंने प्लोवदीव के कृषि विश्वविद्यालय से पौधों की सुरक्षा में डॉक्टरेट और बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उन्होंने वयस्क जीवन की शुरुआत में ग्रीनहाउस व्हाइटफ्लाई के जैविक नियंत्रण का अध्ययन किया। 2010 की गर्मियों में वो पहली बार बुल्गारिया के पहाड़ों में 400 मील लंबी हाइकिंग ट्रेल पर चले। इससे पहले वो कभी किसी पहाड़ पर नहीं गए थे। कोई भी उस ट्रेल पर उनके साथ क्या हुआ पूरी तरह नहीं समझा सकता। उन्होंने कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तो ग्रीनहाउस और लैब रिपोर्ट्स की नियंत्रित पूर्वानुमानित दुनिया अब पर्याप्त नहीं लग रही थी। वह रुके, मुड़े और पहाड़ों के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। और उसी पल से उन्होंने एक और अजीब फैसला लिया। एक आजीवन शाकाहारी के रूप में उन्होंने तय किया कि वे चाहे जितनी भी ऊंचाइयां हासिल करें, वे बिना किसी पशु उत्पाद का सेवन किए ही हासिल करेंगे। उन्होंने इसे अपना प्रयोग कहा। वह वैज्ञानिक तरीके से अपने शरीर और दुनिया की कठिन पहाड़ियों पर यह साबित करने जा रहे थे कि पौधे ही काफी हैं, कि आपको इस ग्रह की सबसे कठिन शारीरिक चुनौतियों को झेलने के लिए मांस की जरूरत नहीं है। अगर आप पर्वतारोहण करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना अजीब लगता है। पर्वतारोहण के पोषण तर्क दशकों तक उच्च ऊंचाई पर पशु प्रोटीन पर ही केंद्रित रहे। अत्यधिक ऊंचाई पर शरीर तेजी से कैलोरी जलाता है, जिसकी भरपाई नहीं हो पाती, और पौधों में उतनी ऊर्जा नहीं होती। अधिकतर लोग यही सोचते थे। हर गंभीर अभियान, हर अनुभवी मार्गदर्शक, हर उच्च ऊंचाई का शरीर क्रिया वैज्ञानिक इसी धारणा पर काम करता था। पर्वतारोही जमी हुई सूखी मांस, मक्खन, जानवर की चर्बी जैसी ऊष्मा और ऊर्जा देने वाली चीजें खाते हैं, बस पौधों को छोड़कर कुछ भी। अतानास ने उनसे बहस नहीं की, वो बस चढ़ते रहे। उनका पहला पहाड़ 2013 में तंजानिया का किलिमंजारो था, फिर रूस का एल्ब्रस। उन्होंने 2014 में उत्तर दिशा से अपनी पहली हिमालय चोटी एवरेस्ट फतेह की थी। उन्होंने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के शिखर पर पहुंचकर पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होने वाले पहले ज्ञात वेगन बने। वह शिखर पर खड़े हुए और फिर नीचे लौट आए। फिर वो वापस एवरेस्ट गए और इस बार दक्षिणी दिशा से फिर से शिखर पर पहुंचे। फिर माउंट मनासलू, अन्नपूर्णा, मकालू, जिसे उन्होंने सिर्फ एक रात बेस कैंप पर रुककर 94 घंटे में फतेह किया और एक राष्ट्रीय स्पीड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2017 तक अतानास दुनिया के पहले वेगन बने जिन्होंने 7 समिट्स चैलेंज पूरा किया। वो ऐसे मिशन पर थे जिसे पहले किसी ने कभी आजमाया नहीं था, और सही रास्ते पर थे, क्योंकि 2019 में अतानास ने वो हासिल किया जो दशकों का अनुभव रखने वाले पर्वतारोहियों को भी तोड़ देता। उन्होंने कंचनजंगा, गाशरब्रुम 1, गाशरब्रुम 2 और धौलागिरी, ये सभी एक ही साल में फतह किए। ये 26,000 फीट से ऊपर की 4 चोटियां हैं, वो भी सिर्फ 365 दिनों में।
अधिकांश शीर्ष पर्वतारोही एक साल में 26,000 फीट की एक चोटी फतह करना भी असाधारण उपलब्धि मानते हैं। एंटोनिस ने सिर्फ पौधों पर आधारित आहार लेकर 4 चोटियां फतह की। 2019 के अंत तक इस बुल्गारियाई कृषि वैज्ञानिक ने दुनिया की 26,000 फीट ऊंची 10 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली थी। उनका लक्ष्य था सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले वीगन बनना। यह साबित करने के लिए कि वीगन होना कमजोरी नहीं, उन्हें अगली चुनौती के लिए सबसे कठिन प्रयोगशाला चाहिए थी। उन्हें ऐसी पहाड़ी चाहिए थी जो पर्वतारोहियों को सिर्फ चुनौती न दे बल्कि मारने की कोशिश करे। उन्हें वही चोटी चाहिए थी जिससे सबसे अनुभवी शेरपा भी डरते थे। उन्हें K2 चाहिए था, क्योंकि जहां माउंट एवरेस्ट दुनिया की छत है, वहीं K2 सिर्फ एक क्रूर पर्वत है। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर काराकोरम रेंज के दूरस्थ केंद्र में स्थित K2 की ऊंचाई 28,251 फीट है। यह एवरेस्ट से केवल कुछ 100 फीट ही छोटा है, लेकिन ये दोनों पर्वत बुनियादी रूप से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एवरेस्ट के मानक मार्ग पर पर्वतारोही लंबे, कष्टदायक हिस्सों तक चल सकते हैं। K2 ऐसा कोई मौका बिल्कुल भी नहीं देता। ये काले पत्थर और बुलेट प्रूफ नीली बर्फ का एक नुकीला, खतरनाक पिरामिड है। यह कोई चलने लायक हिस्सा नहीं है, ना ही कहीं सांस लेने की जगह है। आंकड़े सब कुछ बयां कर देते हैं। सचमुच जितने लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं, उससे कम लोग K2 की चोटी पर खड़े हुए हैं। शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाले हर 4 पर्वतारोहियों में से एक उसी पहाड़ पर हमेशा के लिए रह जाता है, और वो भी गर्मियों में। अतानास स्काटोव गर्मियों में जाने का सोच नहीं रहे थे। उन्होंने 2020 से 2021 के शीतकालीन मौसम के लिए नाम लिखवाया था। गर्मियों में K2 पर्वत पर चढ़ना बेहद मुश्किल है। सर्दियों में यह बिल्कुल असंभव है। तापमान -60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। जनवरी और फरवरी में जेट स्ट्रीम, जो ऊपरी वायुमंडल में घूमती हुई तूफानी हवाओं की एक पट्टी है, सीधे K2 पर आ जाती है। हवाएं आमतौर पर 120 मील प्रति घंटे से अधिक होती हैं, लेकिन यही वायुमंडलीय दबाव है जो सर्दियों में K2 को एक असली मौत का जाल बना देता है। ठंडी हवा के घनी और नीचे दबने के कारण सर्दियों में K2 पर वायु दाब इतना कम हो जाता है कि फरवरी के कुछ दिनों में 26,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वतारोही हर सांस में माउंट एवरेस्ट की बिल्कुल चोटी पर खड़े होने की तुलना में कम ऑक्सीजन ले पाता है। माउंट एवरेस्ट की बिल्कुल चोटी पर खड़े होने पर पिछले 30 सालों से पर्वतारोही सर्दियों में K2 चोटी पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हुए। यह उच्च ऊंचाई पर्वतारोहण का आखिरी बड़ा इनाम था। आपका शरीर इसके अनुकूल नहीं हो सकता, ये बस मरना शुरू कर देता है। खून गाढ़ा हो जाता है, पाचन पूरी तरह से रुक जाता है, क्योंकि पेट के पास खाना पचाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन नहीं होती। जिंदा रहने के लिए इंसानी शरीर को बहुत ज्यादा कैलोरी समृद्ध भोजन जलाकर पैदा की गई गर्मी की सख्त जरूरत होती है। एक सख्त शाकाहारी के लिए -50 डिग्री के माहौल में जाना, जहां शरीर घने पशु वसा के लिए तरस रहा हो, सबसे बड़ा जोखिम भरा जुआ था। अगर अतनास स्काटोव के प्रयोग का कोई अंतिम बॉस होता तो यही था, और दिसंबर 2020 में उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। एंटोनिस ने सामान पैक कर बाल्टोरो ग्लेशियर पर हफ्ते भर की कठिन यात्रा शुरू की, लेकिन जब वह आखिरकार 17,000 फीट की ऊंचाई पर K2 बेस कैंप पहुंचा, तो उसने जो देखा वह इस पहाड़ ने पहले कभी नहीं देखा था। आमतौर पर K2 पर सर्दियों का अभियान एक अकेला और कठिन काम होता था, जिसमें कुछ ही अनुभवी पर्वतारोही शामिल होते थे। लेकिन चूंकि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 भर नेपाल और चीन में पर्वतारोहण की सीमाएं बंद थीं, पाकिस्तान ही एकमात्र विकल्प बन गया था। उस सीजन में बेस कैंप एक फैला हुआ, जमी हुई बस्ती में बदल गया था। 60 से ज्यादा पर्वतारोही ग्लेशियर पर जमा हुए थे। वह स्वतंत्र अभियान थे, जैसे कि प्रसिद्ध पाकिस्तानी पर्वतारोही अली सतपारा और आइसलैंड के रेस्क्यू वर्कर जॉन स्नोरी। निर्मल पुरजा के नेतृत्व में एक संगठित सैन्य शैली की नेपाली पर्वतारोहियों की टीम थी, और फिर वह 7 समिट ट्रैक्स द्वारा आयोजित यह विशाल व्यावसायिक अभियान था, जिसमें आतानास शामिल हुए थे।
इस ऑपरेटर ने शेरपाओं की फौज, मीलों लंबी फिक्स्ड रस्सियां और दर्जनों भुगतान करने वाले क्लाइंट्स लाए, जो इतिहास का हिस्सा बनने की उम्मीद कर रहे थे। अतानास काटोव अपने टेंट में बस गए, अपना सामान व्यवस्थित किया और कठोर अनुकूलन रोटेशन के लिए तैयारी करने लगे। उसके पास बुद्धि, सहनशक्ति और अपनी विचारधारा में अडिग विश्वास था। लेकिन जैसे ही कड़ाके की सर्दी शुरू हुई, ग्लेशियर पर बैठे 60 पर्वतारोहियों को यह पता चलने वाला था कि K2 को आपकी विचारधारा, आपका अनुभव या आपका खानपान कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 जनवरी 2021 को K2 के ऊपर मौसम ने कुछ ऐसा किया जो सर्दियों में शायद ही कभी होता है। मौसम शांत था। चोटी पर हवा की रफ्तार 10 मील प्रति घंटे से कम हो गई। यह एक सामान्य गर्मी की दोपहर से भी अधिक शांत था। मौसम वैज्ञानिक जो दशकों से K2 पर नजर रख रहे थे, ने इसे एक पीढ़ी में एक बार का मौका बताया। चढ़ाई करने वालों के पास चोटी तक पहुंचने के लिए 1 या 2 दिन थे, इससे पहले कि पहाड़ फिर से अपने रूप में आ जाएं। नेपाल के 10 पर्वतारोहियों की एक टीम, जिसका नेतृत्व पूर्व ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटर निर्मल पुरजा कर रहे थे, ठीक इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वे तेजी से आगे बढ़े। वे एक साथ आगे बढ़े और 16 जनवरी को शाम 4:43 बजे उन सभी 10 लोगों ने K2 की चोटी पर कदम रखा। 28,251 फीट की ऊंचाई पर नेपाली राष्ट्रगान गाते हुए उन्होंने यह कर दिखाया था। 33 साल की असफलता एक ही दोपहर में खत्म हो गई। उस एक दिन जब पहाड़ घातक होना भूल गया था। पर्वतारोहण की दुनिया के लिए यह चांद पर उतरने जैसा था। आखिरी बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो गई थी। आतानास काटोव के लिए, जो बेस कैंप में अपने टेंट में बैठे थे, यह जश्न से कहीं ज्यादा जटिल था। उनकी सूची में अभी 4 शिखर और बाकी थे। उनमें से एक शिखर अभी अभी चढ़ा लिया गया था, लेकिन यह घर लौटने की वजह नहीं थी, यह अधिक मेहनत की वजह थी। अब रास्ते में ऊपर तक रस्सियां लगा दी गई थीं, और सबसे अहम बात यह थी कि असंभव लगने की मानसिक रुकावट हट चुका था। तो वह पहाड़ पर ही रहा। 1 फरवरी तक यह फैसला बहुत ही खतरनाक लगने लगा था। जिस पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका नेपाली टीम को शिखर तक ले गया था, वो जैसे ही वे नीचे आए तुरंत बंद हो गया और उसकी जगह आ गया असली काराकोरम की सर्दी। ऊपरी पहाड़ पर तापमान फिर से -50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया और कई सर्दी के तूफान आ गए। इंतजार कर रहे पर्वतारोहियों ने एक के बाद एक मौसम पूर्वानुमान आते जाते देखे, लेकिन उनमें से किसी में भी उनके लिए कुछ भी उपयोगी नहीं था। फिर फरवरी के पहले दिनों में मौसम वैज्ञानिकों ने 4 और 5 फरवरी के बीच एक संकीर्ण मौका खुलता हुआ पाया। अभियान के मौसम विशेषज्ञ ने साफ कहा कि इतनी छोटी खिड़की में K2 की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करना बेहद जोखिम भरा है। एक पूर्वानुमान ने इसे मुश्किल से ही जीवित रहने लायक बताया, भले ही आपके पक्ष में हर सुविधा हो। लेकिन उन पर्वतारोहियों के लिए जो लगभग 2 महीने से ग्लेशियर पर रह रहे थे, जिन्होंने अपनी बचत खर्च कर दी थी और जिन्होंने देखा कि नेपाली लोगों ने वह सुर्खियां बटोर लीं जिनके लिए वे सब यहां आए थे, यह आखिरी मौका बचा था। तो 4 फरवरी की सुबह दर्जनों पर्वतारोही कैंप 3 की ओर ऊपर चढ़ना शुरू कर चुके थे और एंटोनिस उनमें से एक था। योजना जितनी सीधी थी उतनी ही आक्रामक भी थी। आमतौर पर K2 पर शिखर तक पहुंचने की कोशिश कुछ इस तरह होती है। पहले आप बेस कैंप से चढ़कर 25,600 फीट ऊंचे कैंप 4 पहुंचते हैं। ये ऊपरी पहाड़ी ढलानों से पहले अंतिम आश्रय है। आप वहां सोते हैं, अपने सामान की जांच करते हैं और रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं ताकि दोपहर तक चोटी पर पहुंच सकें। फिर आप जल्दी से यहां वापस सुरक्षित लौट आते हैं, इससे पहले कि मौसम खराब हो जाए। यही स्थापित तरीका है। यही तरीका है जिससे K2 पर चढ़ाई की जाती है। लेकिन इस शिखर के लिए अतनास और 7 समिट ट्रैक समूह के बाकी लोग कैंप 4 से नहीं जा रहे थे। खराब मौसम के कारण वहां कैंप 4 नहीं था, वहां टेंट नहीं लगाया गया था। तो योजना ये थी कि सीधे कैंप 3 से चढ़ाई शुरू की जाए, जिससे पहले से ही कठिन शिखर चढ़ाई में 1,600 वर्टिकल फीट और जुड़ जाएंगे। 24,000 फीट की ऊंचाई पर हर 100 फीट चढ़ाई में 1 घंटा तक दर्दनाक मेहनत लग सकती है।
वे अपनी सबसे कठिन दिन में स्वेच्छा से अनंत समय जोड़ रहे थे। समय बहुत कम था। कैंप 4 स्थापित करने का समय नहीं था। या तो कैंप 3 था या कुछ नहीं। लेकिन कैंप 3 में उनका जो इंतजार कर रहा था, उसने कैंप 4 की कमी को उनकी सबसे छोटी समस्या बना दिया। 25 से अधिक पर्वतारोही कुछ घंटों में वहां पहुंचे। पहाड़ पर हफ्तों पहले रखे गए टेंट हवा के कारण फट गए थे और उड़कर गायब हो गए थे। वहां पहुंचे लोगों में से करीब आधे को ही आश्रय मिला। आखिर 6 लोग 2 लोगों के टेंट में रह गए। बाकी लोग अजनबियों के साथ रह गए। कोई भी ढंग से स्टोव जलाकर बर्फ पिघलाकर पानी नहीं बना सका। कोई भी खाना नहीं खा सका। कोई भी सो नहीं सका। बाहर का तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट था और हवा अभी भी तेज हो रही थी। अतानास खुद देर शाम को कैंप 3 पहुंचे थे। जब तक उन्होंने अपना थका हुआ शरीर कैंप में घसीट कर पहुंचाया, तब तक वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मच चुकी थी। उनके समूह के पास टेंट नहीं था। उन्हें जानलेवा भीषण ठंड में बाहर ही अस्थायी डेरा डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन उन्हें किनारे से हटने को ऑक्सीजन ने मजबूर किया। अतानास और उनके शेरपा लखपा डेंडी 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे और अंतिम चढ़ाई के लिए अपनी पूरक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए व्यावसायिक सप्लाई चेन पर निर्भर थे। लेकिन जरूरी ऑक्सीजन वहां थी ही नहीं। अतानास के पास बिल्कुल भी रिजर्व नहीं बचा था। 24,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी ऑक्सीजन मिस करना बहुत जोखिम भरा है। इसके बिना शरीर अपनी गर्मी पैदा करने की क्षमता खो देता है, खून गाढ़ा हो जाता है और दिमाग घुटने लगता है। फ्रॉस्टबाइट बहुत जल्दी होता है। अंधेरी रात में खुले एक्सपीडिशन रेडियो ने मौत के क्षेत्र की दहशत प्रसारित की। यहां मुझे पैर की उंगलियां महसूस नहीं हो रही हैं, कपड़े नहीं बदले हैं और मैं जम रहा हूं, एक हताश आवाज ने कहा। यहां और टेंट क्यों नहीं है? एक और ने चिल्लाकर कहा। विशाल व्यावसायिक अभियान का पूरा ढांचा पूरी तरह से बिखर चुका था। जो एक समन्वित मंचन स्थल होना था, वो रात भर जीवित रहने की जद्दोजहद बन गया। और इसी भयानक पृष्ठभूमि के बीच पूरे अभियान की सबसे डरावनी बात रेडियो पर गूंज उठी। वो आदमी अपनी जान गंवा देगा। ये आवाज खुले रेडियो चैनल पर आई, जिसे उस रात पहाड़ पर हर पर्वतारोही सुन रहा था। ये कैंप 3 में एक पर्वतारोही था जो दूसरे को देख रहा था, जो चारों ओर सब कुछ बिखरने के बावजूद भी शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ था। कोई नहीं जानता कि किसने बोला, लेकिन संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट है। अब अतानास एक समझदार आदमी था। उस डरावनी रात में उसने अपनी स्थिति का मूल्यांकन और हिसाब लगाया। K2 पर एक थका हुआ पर्वतारोही चलती फिरती मुसीबत होता है। एक थका हुआ शाकाहारी पर्वतारोही जिसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, उसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होने वाला था। उसने ईमानदारी से तय किया कि अब शिखर की कोशिश नहीं करेगा, सुबह नीचे उतर जाएगा। वो रात को -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में एक तंबू में ठूंसा हुआ किसी तरह जिंदा बच गया। न के बराबर पानी पिया था, न के बराबर आराम किया था, लेकिन पहाड़ ने उसे अभी नहीं छोड़ा। कैंप 3 में रात काट लेना सिर्फ इतना था कि अब उसे नीचे उतरने के दौरान भी जिंदा रहना था। K2 पर इतिहास में देखा गया है कि नीचे उतरते समय ही पहाड़ अपनी कीमत वसूलता है। ऊपर चढ़ते समय आपको एड्रेनलिन और महत्वाकांक्षा से ऊर्जा मिलती है। नीचे उतरते वक्त आपकी ऊर्जा और ग्लाइकोजन दोनों खत्म हो जाते हैं। मांसपेशियां ऊर्जा से वंचित हो जाती हैं। ऊपर जाते समय साफ फैसले नीचे आते वक्त धुंधले हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण जिससे आपने दिनों तक लड़ा अब बेरहम दुश्मन बन जाता है। ये 5 फरवरी की सुबह थी, लगभग 10:00 बजे। अतानास काटोव और लखपा डेंडी ने डेड जोन से अपनी वापसी शुरू की। कैंप 3 से नीचे जाने के लिए उन्हें ब्लैक पिरामिड पार करना था। यह कुख्यात रूप से खड़ी लगभग सीधी चढ़ाई है जो करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर बुलेट जैसी सख्त बर्फ और चट्टानों से बनी है। पहाड़ का यह हिस्सा फिक्स्ड रस्सियों से बंधा है, लेकिन सभी रस्सियां उतनी मजबूत नहीं होती। सालों से दर्जनों अभियानों ने अपनी रस्सियां वहीं छोड़ दी थीं। कुछ रस्सियां हाल ही में नेपाली टीम ने लगाई थीं, जो बिल्कुल नई थीं।
बाकी रस्सियां बहुत पुरानी और सड़ी थीं। आपके वजन से बिना चेतावनी टूट सकती थीं। गलत रस्सी पकड़ना मानो घिसी चट्टान पर केबल पकड़ना है। आपको उसकी गलती का पता तब चलता है जब आप गिरते हैं। सुरक्षित नीचे उतरने के लिए पर्वतारोही दो सिस्टम साथ में इस्तेमाल करता है। पहला एक उतरने वाला घर्षण उपकरण है। इसे हैंडब्रेक जैसा मानिए। यह उपकरण रस्सी पर लगाया जाता है और यह नियंत्रित करता है कि आप कितनी तेजी से नीचे फिसलते हैं। दूसरा सुरक्षा पट्टा है, एक छोटी पट्टी जो आपके हार्नेस से सीधे रस्सी तक क्लिप होती है। यह आपकी सीट बेल्ट है। अगर हैंड ब्रेक फेल हो तो सीट बेल्ट आपको बचाती है। एक साथ ये दोनों ही आपके और नीचे पहाड़ के बीच में एकमात्र चीज हैं। लेकिन एक समस्या है, रस्सियां लगातार लाइन नहीं होती। उन्हें हर कुछ दर्जन फीट पर पहाड़ में बोल्ट किया गया है। उनमें से हर एक बोल्ट पर आपको अदला बदली करनी होती है। ऊपर वाली रस्सी से अनक्लिप करना होता है और नीचे वाली रस्सी में फिर से क्लिप करना होता है। पहले हैंड ब्रेक, फिर सीट बेल्ट। और एक नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। ऊपरी हिस्से को छोड़ने से पहले सीट बेल्ट को निचली रस्सी पर फिर से लगाएं। उस अदला बदली में अगर आप क्रम गलत कर दें तो कुछ सेकंड के लिए आप कुछ भी नहीं पकड़ रहे होते। अतानास स्काटोव इसे अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अन्नपूर्णा और चो ओयू पर यह अदला बदली सैकड़ों बार की थी। वो इन रस्सियों को उसी तरह जानते थे जैसे एक सर्जन अपने चाकू को जानता है। करीब सुबह 10:30 बजे वो और लोकपा अपनी उतराई शुरू करने लगे। कैंप 3 के ठीक नीचे शेरपा लोकपा रस्सियों पर रुके। उतराई को रिकॉर्ड करने के लिए अपना कैमरा निकाला और अपने क्लाइंट की हाई डेफिनेशन फुटेज कैद की। इस वीडियो में अतानास स्काटोव शारीरिक रूप से मजबूत दिखे। वो पूरी तरह नियंत्रण में थे। उन्होंने एटीसी डिवाइस फिक्स लाइन में क्लिप कर लिया था और खड़ी रस्सियों पर रैपल की तैयारी कर रहे थे। कोई बाहरी घबराहट, लड़खड़ाहट या तुरंत गिरने के कोई संकेत नहीं थे। पर्यावरण को कैद करने के लिए लोकपा ने अपना कैमरा अतानास से हटा लिया। नीचे फैली कराकोरम पर्वतमाला के शानदार खूबसूरत नजारों को फिल्माने के लिए। जब लोकपा ने कुछ ही सेकंड बाद कैमरा वापस घुमाया तो अतानास स्काटोव गायब थे। एक पल पहले अतानास वहीं थे, अगले ही क्षण वे गायब हो गए। जरा एक छोटा सा विषादर। हर महीने एक ऐसी कहानी होती है जो यूट्यूब पर नहीं आती। अगर आप चाहें तो वह वहां मिल जाएगी। पेट्रियन लिंक नीचे है। अब हम कहां थे? ब्लैक पिरामिड पर उनके नीचे एक कनाडाई फिल्म निर्माता जिसका नाम एलिया सैकाली था, अपने शेरपा गाइड पासांग फुरबा शेरपा के साथ सावधानी पूर्वक नीचे उतर रहे थे। एलिया कोई साधारण दर्शक नहीं थे। वह उच्च ऊंचाई वाले अभियानों पर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने खतरनाक पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को वर्षों तक फिल्माया। वो खास तौर पर पाकिस्तानी दिग्गज अली सतपारा और आइसलैंडिक पर्वतारोही जॉन स्नोरी के शीतकालीन अभियान की फिल्म बनाने के लिए K2 आए थे। पिछली रात उनका खुद का शिखर प्रयास उस समय रुक गया जब वे 6 ऑक्सीजन सिलेंडर, जिनके लिए उन्होंने पैसे दिए थे और जिन्हें कैंप 3 पर पहले से रखवाया था, कहीं नहीं मिले। उनके बिना ऊपर जाना मौत का फरमान था। तो उन्होंने और पासांग ने पहाड़ से थोड़ा नीचे लौटकर अपना टेंट लगाया और वह भयानक रात ऊपर खुले रेडियो चैनल पर मचे हंगामे को सुनते हुए बिताई। अब वे नीचे उतर रहे थे, बेहद सावधानी से आगे बढ़ते हुए, एक साथ कई रस्सियों से खुद को जोड़ रहे थे, क्योंकि ब्लैक पिरामिड पर पुरानी और नई रस्सियों का जाल, किसी एक रस्सी पर भरोसा करना एक जुआ था। वे उतर ही रहे थे कि ऊपर अचानक कुछ ने सन्नाटा तोड़ दिया। कोई चेतावनी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक चमकीले लाल डाउन सूट में एक शरीर उसके सिर के ऊपर से उड़ता हुआ गया। वो शरीर पासांग काजी के सिर के करीब से गुजर गया। फिर वो सीधा सैकाली के ऊपर से गुजरा, जो बस डर के मारे जड़ होकर देखता रह गया। जैसे अतानास स्काटोव उल्टा गिरता और पलकता हुआ, बेरहम, पत्थर जैसे सख्त, बर्फीली ढलानों से जोर जोर से टकराता चला गया। अतानास ब्लैक पिरामिड वाले हिस्से में गहराई तक गिर गया और सख्त बर्फ की खड़ी ढलान पर गिरते हुए इंसानी शरीर की रफ्तार बेहद खतरनाक होती है। गिरने के दौरान किसी बिंदु पर बर्फ से बार बार टकराने की वजह से अतानास का डाउन सूट
उससे पूरी तरह अलग हो गया तो उसका चमकीला लाल सूट पहाड़ की ढलान पर बर्फ में फंसा रह गया, जबकि उसका शरीर लगभग 6000 फीट नीचे एडवांस्ड बेस कैंप तक फिसलता चला गया। और वहीं सब खत्म हो गया। बचाव प्रयास तुरंत शुरू हो गए। उसी दोपहर 3 बजे तक एक पाकिस्तानी सैन्य हेलीकॉप्टर 18,000 फीट की ऊंचाई तक एडवांस्ड बेस कैंप के पास उड़ान भर चुका था। अभियान नेता चांग दावा शेरपा सहित एक ग्राउंड टीम टकराव स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अतानास की टक्कर के समय ही मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उनके अवशेषों को सुरक्षित किया, उन्हें विमान में रखा और उन्हें स्कर्दू शहर ले जाया गया। लाल डाउन सूट पहाड़ पर ही रह गया। पर्वतारोही के फिक्स्ड लाइनों पर गिरने पर तुरंत यही स्वाभाविक धारणा बनती है कि उपकरण में गंभीर खराबी हुई है। शुरुआती अफवाहें तेजी से फैल गईं, जिनमें शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया कि एक फिक्स्ड रस्सी टूट गई थी। इस सिद्धांत को जल्दी खारिज कर दिया गया, क्योंकि अभियान नेता चांग दावा शेरपा ने कहा कि सभी रस्सियां सही थीं और कुछ गलतियां अतनास की तरफ से हुई होंगी। सबसे अहम गवाही उसी शख्स से मिली जो उसके पास था। लोकपा डेंडी ने अतानास का वीडियो बनाते वक्त उसे रस्सी में क्लिप लगाते देखा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोकपा को अतानास के गिरने के तुरंत बाद ब्लैक पिरामिड के उसी हिस्से से नीचे उतरना पड़ा। बाद में उपकरण के बारे में पूछने पर लोकपा ने सीधा और चौंकाने वाला जवाब दिया, रस्सी नहीं कटी थी, मैं भी उसी रस्सी से नीचे आया। उसने कहा कि जब उसने सुरक्षा बदली तब उसने गलती की। विशेषज्ञों के बीच फोरेंसिक सहमति अपनी सादगी में बहुत कठोर है। रस्सी में कोई खराबी नहीं थी। अताना स्काटोव में लाइन बदलते वक्त घातक गलती की थी। अब सवाल उठता है कि एक अत्यंत बुद्धिमान व्यवस्थित वैज्ञानिक जिसके पास पीएचडी है, वह खुद को पहाड़ से इतनी आसानी से कैसे अलग कर सकता है? इसका जवाब न मूर्खता है न लापरवाही, बल्कि इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है। सोचिए, आखिरी बार कब आप सच में हड्डियों तक थक गए थे? सिर्फ थके नहीं थे, बल्कि इतनी थकान थी कि आप किसी कमरे में गए और भूल गए कि वहां क्यों आए हैं, या एक ही वाक्य को 4 बार पढ़ा और फिर भी समझ नहीं आया। वो आपका दिमाग 20% पर चल रहा होता है। अब सोचिए, वही दिमाग -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में बाहर हो, बिना टेंट के, बिना नींद के, बिना पानी के, पूरी रात के लिए 24,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां हर एक सांस में आपको जरूरत के मुकाबले बहुत कम ऑक्सीजन मिलती है, वहां आपको साफ साफ सोचना होता है। यही दिमाग था जिसके साथ अतानास स्काटोव 5 फरवरी की सुबह काम कर रहे थे। और जब आप इतनी ऊंचाई पर थक जाते हैं तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो ये याद रखने और तय करने के लिए जिम्मेदार होता है कि स्टेप ए पहले और स्टेप बी बाद में आना चाहिए, सबसे पहले काम करना बंद कर देता है। समुद्र तल पर जो प्रक्रिया सीट बेल्ट लगाना आसान बनाती है, ऊंचाई पर काम नहीं करती। अतानास स्काटोव रस्सी क्लिप करना नहीं भूले। वो एक पल के लिए भूल गए कि कौन सा क्लिप पहले आता है। समतल सड़क पर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन फरवरी में केटो के ब्लैक पिरामिड पर उस रात के बाद इसकी कीमत उन्हें सब कुछ देकर चुकानी पड़ी। बुल्गारियाई प्रधानमंत्री बॉयको बोरिसोव ने खबर मिलते ही देश को संबोधित किया, पहाड़ ने हमारे एक और महान पर्वतारोही अतानास स्काटोव को हमसे छीन लिया। वह बहादुर और उद्देश्यवान थे। उनका बुल्गारिया में 12 साल का बेटा वासिल था और उनकी सूची में 4 चोटियां बाकी थीं, जिसे बनाने में उन्हें 1 दशक लगा था, लेकिन अब वे उन्हें नहीं देख पाएंगे। अतानास ने एक पल के लिए अपनी सुरक्षा लाइन खोल दी, एक साधारण सी गलती की जिसने उनकी जान ले ली। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों पर खड़े हो चुके उस व्यक्ति के लिए बस इतनी सी चूक ही काफी थी। अगर आपको लगता है कि सही फैसला लेकर उतरते वक्त मरना इस पहाड़ का सबसे बेरहम तरीका है, तो रुकिए जब तक आप नहीं देख लेते कि इसका क्या असर उन लोगों पर होता है जिन्हें विकल्प नहीं मिला। अगला वीडियो आपको चौंका देगा।